तो स्टूडेंट्स आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे सेबी, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में, और हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कैपिटल मार्केट के अंदर, अगर आप देखो तो शेयर्स इशू करती हैं, तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि गाइडलाइंस सेट की जाती हैं और कोई ना कोई उसका ऑब्जर्वर होता है। तो सेबी होता है इसका, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपने अक्सर इसका नाम सुना होगा। तो आप देखो सेबी की ये रही बिल्डिंग और ये रहा इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, ठीक है। बहुत ही आलीशान बिल्डिंग है और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है सेबी में। आप बहुत जल्दी आपको प्रेफरेंस मिलेगी अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो। इसके एग्जाम्स होते हैं और एग्जाम्स में अगर क्वालिफाई कर जाते हैं और मेरिट में आ जाते हैं तो इसमें सिलेक्शन पक्का है। अदर स्टूडेंट्स के मुकाबले अच्छा आपको प्रेफरेंस मिलेगी। कल को अगर आप सीए बन जाओगे या ऑडिटर बनोगे, सीएस बनोगे, खास करके सीएस बनोगे, तब भी आपको जरूर मौका मिलेगा। इसमें कभी ना कभी जाना तो पड़ेगा ही आपको, ठीक है, जॉब के दौरान। इसी के अंदर होटल्स हैं, सब कुछ आलीशान है अंदर, ठीक है। इसके अगर आप पढ़ोगे नेट पे तो आपको मिल जाएगा डिटेल्स, बहुत अच्छा व्यू है इसका। इस तरफ समुद्र है। तो इसमें देखो सेबी का काम क्या है। सेबी एक तरह से देखा जाए ना तो ये रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एजेंसी है। जो इंडिया की कैपिटल मार्केट है, इसके लिए ये इट इज द रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। ये रेगुलेट करती है कैसे कैसे कार्य करेगी कैपिटल मार्केट, उसको रेगुलेट करती है, देख रेख करती है। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएस पटेल कमेटी। जीएस पटेल कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था कि ये चीज होना चाहिए जो कैपिटल मार्केट को ऑब्जर्व करे, रेगुलेट करे, चलाए। तो इसीलिए इसको स्टार्ट किया गया, मतलब स्टैब्लिश किया गया 1988 में। और इट वाज मेड अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। आपको याद पढ़ा है हमने 11th क्लास में कि स्टैट्यूटरी जो होता है ये एक लीगल प्रोविजन है। इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया जिससे कि जो कैपिटल मार्केट है इसको आसानी से ये रेगुलेट कर सके। अगर मैं इसको बनाने की वजह क्या है, ये आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इसको क्यों बनाया, मतलब इसकी जरूरत ही क्या है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि ड्यूरिंग 1980s द कैपिटल मार्केट विटनेस्ड अ ट्रेमेंडस ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टर पॉपुलेशन। 1980s में ना हमारे इंडिया में हमारी जो कैपिटल मार्केट है इसने देखा बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लग गया। बहुत सारे इन्वेस्टर जो पैसे वाले लोग हैं और ज्यादा तादाद में पैसा लगाने लग गए। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन वैसे ही ज्यादा है, ऊपर से इन्वेस्टर ने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया इसमें पैसे लगाने में। तो इसी हाइक को ध्यान में रखते हुए दिस हाइक इन द मार्केट कैपिटलाइजेशन लेड टू वेरियस माल प्रैक्टिसेस बाय कंपनीज। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कंपनियों ने बेईमानी करनी शुरू कर दी। कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो जो है इनडायरेक्टली डिस्क्लोज कर देते थे। ब्रोकर्स के थ्रू फ्रॉड करने लग गए। मर्चेंट बैंकर्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया, ठीक है। तो इसी वजह से एक ऐसी एजेंसी की जरूरत आन पड़ी जो इन सब के ऊपर नजर बनाए रखे। आपको पता है कि कंपनी अगर फ्रॉड करेगी तो नॉर्मल फ्रॉड तो करेगी नहीं, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का फ्रॉड करेगी कंपनी। तो इसीलिए इसको देखने के लिए कोई बहुत हैवी एजेंसी चाहिए जो इसको रेगुलेट कर सके। और जो इस जितनी भी कंपनियां हैं जो शेयर्स इशू करती हैं, रेज करती हैं पैसे, उनके ऊपर वॉच रख सके कि भाई कुछ फ्रॉड व्रॉड तो नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कंपनी बेईमानी कर रही है या लोगों से झूठ बोल रही है। क्योंकि जब कंपनी को शेयर्स के लिए पैसे की जरूरत होती है तो लोगों को वो एक तरह से प्रोस्पेक्टस जारी करती है, तो अपने बारे में कंपनी बताती है बहुत सारी चीज। तो कहीं जो सेबी है वो ये देखती है कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ये, कहीं ऐसा तो नहीं कि डेटा गलत दे रहे हो लोगों को। क्योंकि लोग जो है डेटा देख के ही कंपनी में पैसा लगाते हैं। अगर मान लो मुझे पैसा लगाना है, सपोज करो मेरे पास 10 लाख रुपीज और मैं चाहता हूँ कि कैपिटल मार्केट में कहीं इन्वेस्ट करूँ, तो मेरे पास एक ऑप्शन सबसे अच्छा कैपिटल मार्केट है। तो मैं पैसा कैसे लगाऊंगा, मैं कंपनी की इंफॉर्मेशन जो हमारे पास अवेलेबल है उसी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रख के लगाऊंगा। तो अगर मेरे को कोई गलत इन्फॉर्मेशन देगा तो मेरे तो सारे पैसे डूब जाएंगे। तो इसीलिए मिस इन्फॉर्मेशन ना हो और कोई फ्रॉड ना हो, रेगुलर प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन आती रहे, इसीलिए सेबी को बनाया गया, स्टैब्लिश किया गया। अब आ गया समझ में क्यों स्टैब्लिश हुई सेबी। यस सर। तो देखो इसमें यही लिखा है कि 1980s में ना बहुत सारा जब बेईमानी होने लगी और इन्वेस्टर्स के साथ मतलब फ्रॉड होने लगा, और इसमें हर कोई शामिल था, ब्रोकर से लेके मर्चेंट बैंकर्स तक सब। तो ऐसे में बहुत ज्यादा नुकसान होने लग गया था इन्वेस्टर का, तो उनके कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए सेबी को बनाया गया। और देखो यहाँ लिखा हुआ है मैंने कि दिस मेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंस्टिट्यूट अ रेगुलेटरी बॉडी नोन एज सेबी। तो ये वजह थी सेबी को आने की, कि सेबी अगर नहीं होती ना आज की डेट में तो और बहुत सारे फ्रॉड आपको देखने को मिलते और पता भी नहीं चलता। आज की डेट में अगर कोई कंपनी फ्रॉड करती है या माल प्रैक्टिसेस किसी भी तरह का करती है तो हमें पता क्यों चल जाता है, क्योंकि सेबी है।
सेबी को लोग वॉच डॉग भी बोलते हैं। ये क्या करता है, दूर से देखता रहता है सेबी कि भाई काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसको हाईलाइट करता है, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखते हैं। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो देखना एक कॉलम अलग से सेबी का भी आपको कॉलम मिलेगा। और कई बार आपने टीवी पे भी देखा होगा कि सेबी की तरफ से आता है कि पैसे जो है एक ही शेयर्स में ना लगाएं, कई जगह पैसे लगाएं, ऐसे ऐड आता है ना टीवी में। कई बार देखा होगा जब भी बॉन्ड्स और इन सब का आता है तो नीचे देखना सेबी का गाइडलाइंस नीचे आती है कि आ, बहुत ही ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है और आप एक साथ सारे पैसे ना लगाएं। और न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल से भी छपवाती है अपनी तरफ से पैसे देके। तो अगर आप न्यूज़पेपर के रीडर हो तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो उसमें कि कई सारे जो इंफॉर्मेशन होती है ना, सेबी उसमें लिखती रहती है आर्टिकल्स में कि ऐसे ऐसे कंपनियों ने फ्रॉड किया है। जो भी इसकी नोटिस में आएगा ये बात इन्वेस्टर तक बताने की कोशिश करेगी थ्रू द न्यूज़पेपर, थ्रू मैगजीन्स, एंड देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन हैव ऑल दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। इसकी वेबसाइट पे भी जाके आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो सेबी इस तरह के काम करती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। इस तक पूछना है कुछ यहाँ तक? चलिए, तो अब हम देखो कॉमन माल प्रैक्टिसेस मर्चेंट क्या बैंकर्स होते हैं। कौन होते हैं? अच्छा देखो, मर्चेंट बैंकर्स वो बैंकर्स होते हैं जो मदद करते हैं आपको शेयर्स को खरीदने बेचने में। ये इस तरह के बैंकर हैं जो एक तरह से इनका इन्वॉल्वमेंट स्टॉक एक्सचेंज में रहता है। एक तो कमर्शियल बैंक होते अच्छा, हैं। वो जो बैंक बैंक जिनको मतलब कि कई बार बैंक भी सजेस्ट करती है ना कि आप ये शेयर्स ले बिल्कुल। लीजिए, और हाँ, वो कमीशन लेती है उसके बदले बैंक। बिल्कुल लेती है, और जो ट्रेडिंग करवाती है हमसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो ये बैंकर्स आपको मदद करते हैं। इनफैक्ट आपको ब्रोकर्स भी यही प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मान लो मैं ऑनलाइन बैंकिंग करूंगा, ऑनलाइन अगर मैं मान लो शेयर्स खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे मर्चेंट बैंकर्स की मदद लेनी पड़ेगी। वही सारा मेरा स्टॉक रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं। क्योंकि मुझे और कोई तो प्लेटफॉर्म में को, मतलब जैसे आप ऐप ओपन करोगे ना, तो ऐप में आपको कोई ना कोई बैंक मिलेगा। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मर्चेंट बैंकर्स। चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार मर्चेंट बैंकर्स कौन कौन से हैं। बहुत सारे हैं। अब एक तो जहां तक मुझे याद है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी है, देख लेते हैं। वेरियस मर्चेंट बैंकर्स इन इंडिया। एक मिनट, ये देखो यहाँ पे। पहले एक बार ये मैं बता देता हूँ, मर्चेंट बैंकर की डेफिनेशन है एन इंडिविजुअल हु इन्वॉल्व्ड इन द बिजनेस ऑफ इशू मैनेजमेंट ईदर बाय मेकिंग मैनेजमेंट रिगार्डिंग बाइंग, सेलिंग और सब्सक्राइबिंग टू द सिक्योरिटीज एज अ मैनेजर, एडवाइजर, कंसल्टेंट इन रिलेशन। तो ये कंसल्टेंट का भी काम कर सकता है, ठीक है। आपको एडवाइस कर सकता है कि खरीदो बेचो, ठीक है, और आपके लिए अरेंजमेंट करा सकता है। तो ये इसके काम है। अगर आप देखोगे तो मर्चेंट बैंकर्स कंडक्ट अंडर राइटिंग, लोन सर्विसेज, फाइनेंसिंग, एडवाइजिंग एंड फंड रेजिंग सर्विसेज फॉर लार्ज कॉर्पोरेशन। बड़े बड़े कॉर्पोरेशन को जब पैसे की जरूरत होती है तो ये लोग उनको पैसा प्रोवाइड तक करवा देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो लार्जेस्ट बैंक इंक्लूड जेपी मॉर्गन, नाम सुना है, चेज, गोल्डमैन सैच, सिटी ग्रुप। ये सब क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को जब पैसे चाहिए होते हैं तो ये पैसा प्रोवाइड करा देते हैं, ये अरेंज करा देते हैं उनके लिए, ठीक है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो मर्चेंट बैंकिंग इज अ प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द मर्चेंट बैंक्स टू देयर कस्टमर्स कंसिडरिंग देयर फाइनेंशियल नीड्स फॉर एडिक्वेट कंसिडरिंग इन द फॉर्म ऑफ फी। थोड़ा बहुत फीस चार्ज करते हैं और सुविधाएं देते हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है। यस सर। तो अगर आप देखोगे तो ये वैसे ना जनरल पब्लिक को सर्विस ना देके ये बड़ी बड़ी कंपनियों को सर्विस देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मेरे से गलती हुई है कि बड़ी बड़ी कंपनियों को ये एक्चुअली इनका टाई अप होता है कंपनियों के साथ, उनको ये सीधा सीधा मदद करते हैं। डेलॉइट अच्छा, वगैरह भी ऐसी है? डेलॉइट क्या? पीडब्ल्यूसी, डेलॉइट पीडब्ल्यूसी, वो सब ये भी? मुझे देखना पड़ेगा, एक्चुअली मैं इसमें डील नहीं जो करता। बिग और हमारे, हाँ जी बोलो। जो बिग फोर है। बिग फोर क्या, मुझे नहीं समझ में आया। अच्छा। बिग फोर क्या? एक्चुअली देखो, मर्चेंट बैंकर्स आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो मदद करते हैं पैसा रेस वगैरह करने में, समझ लोन गया। वगैरह प्रोवाइड करने में, और ज्यादातर कंपनियों से ही डील करते हैं,
ठीक है, जनरल पब्लिक के लिए जनरली ये मिलेंगे नहीं। और अलग से बैंक होते हैं जो जनरल पब्लिक के लिए होते हैं। जैसे मैं अगर अकाउंट ओपन कराऊं तो एसबीआई का है एक, नाम भूल रहा हूँ मैं, एसबीआई से ही संबंधित है उसका नाम। वो क्या करेगा, मेरा अकाउंट ओपन कर देगा और मेरे एसबीआई के साथ वो लिंक कर देगा अकाउंट। और जब भी मैं करूंगा योनो तो ऐसे। मैं डीमैटेरियलाइजेशन, वो टॉपिक आएगा तब मैं कराऊंगा, डीमैटेरियलाइजेशन बोलते हैं, वो डीमैटेरियलाइजेशन कराएगा। वो नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि मर्चेंट बैंक एक प्रोफेशनल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं फंड रेजिंग करने में, और ज्यादातर ये जो है डील करते हैं कंपनियों के साथ। ठीक ओके है। सर। अब देखो कॉमन मैल प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, सेल्फ स्टाइल्ड मर्चेंट बैंकर्स, कई बार क्या मर्चेंट बैंकर्स फ्रॉड कर जाते हैं। अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट अगर पता होगा तो आपको समझ में आएगा। मैं बता दूं, एक बार पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जब कंपनियां कुछ लोगों को, सिलेक्टेड पीपल को ढूंढ लेती हैं और उनको बोलती हैं कि आप पैसे लगा दो, तो उसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को कंपनी चुन लेती है और उनसे बोलती है कि मेरे को 1,000 करोड़ चाहिए, आप देने के लिए तैयार हो, तो पहले वो लोग उनसे बात कर देते हैं। पहले ही उनसे बात हो जाती है तो वो लोग बोलते हैं ठीक है हम पैसा लगा सकते हैं, तो उनसे सीधा पैसा रेज कर लिया जाता है। इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। बट 200 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाता है। ऑफिशियल का मतलब है कि जो रिकॉर्ड में है, और अनऑफिशियल जो रिकॉर्ड में नहीं है। तो ये है तो गलत ना, अनऑफिशियल होना ही नहीं चाहिए ये। तो कई कंपनियां ऐसा करती हैं और फ्रॉड में जब पकड़ी जाती हैं तो उनके ऊपर सजा भी होती है। और मैंने डीएलएफ वाला केस आपको पिछली क्लास में बताया था प्राइवेट प्लेसमेंट, तो वो ऐसा ही कुछ था। अनऑफिशियल में होता है कि रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं करते इस बात की। एक है प्राइस रिगिंग, यानी कि क्या होता है कि प्राइस का रेट ना बढ़ा दिया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, रियल में नहीं बढ़ा होता है। मैं ऐसे मतलब मार्केट में एक ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाती है जिससे लोगों को लगता है कि यार रेट तो बढ़ रहे हैं, एक्चुअल में रेट बढ़ नहीं रहे होते हैं। तो प्राइस रिगिंग कैसी होती है, जैसे कंपनी क्या करती है, अपनी इंफॉर्मेशन धीरे से ना लीक कर देती है। ठीक है। और बोलती है कि इसके प्राइस के रेट बढ़ने वाले हैं, या यूं बोल देगी कंपनी ज्यादा रेट पे अपने ही शेयर्स को खरीदने वाली है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन से जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है यार अच्छा खासा रेट बढ़ने वाला है और खरीदना शुरू कर देते थे। लेकिन ये गलत तरीका है, ये मतलब नेचुरल तरीका नहीं है। तो कंपनियां ये काम करती हैं कई बार। और एक है अनऑफिशियल प्रीमियम ऑन न्यू इशू, नए इशू के ऊपर प्रीमियम। सबको पता है कि प्रीमियम इशू होता है, शेयर जब इशू होते हैं तो उस पर प्रीमियम होता है। लेकिन अनऑफिशियल होता है जो रिकॉर्ड में मेंटेन ना हो, मतलब बेईमानी तरीके से लिया गया। और इसी तरह से नॉन एडहेरेंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, मतलब जो कंपनीज एक्ट में लिखा गया है उसको फॉलो ना करना, उसको चीट करना। जैसे कंपनीज एक्ट में जैसे लिखा गया है कि भाई आप इतने से ज्यादा नहीं मंगा सकते, या इतना पैसा मंगाओगे इतने दिन में मंगाना है, ऐसे ऐसे आपका प्रोस्पेक्टस होना चाहिए। तो उसमें से कोई भी चीज को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो फिर ये माना जाएगा नॉन एडहेरेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट को आपने फॉलो नहीं किया। और एक और है, होता है माल प्रैक्टिसेस स्टॉक मार्केट में, वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस एंड लिस्टिंग फॉर्मेलिटीज। देखो आपको कंपनी को कभी लिस्ट कराना है तो इसकी इंफॉर्मेशन आगे भेजनी होती है, और फिर वो धीरे बीएससी और इन सब के पास रिकॉर्ड जाता है बकायदा, सेबी के पास, और तब जाके लिस्टिंग होती है। तो अगर आप लिस्टिंग करवाते समय आपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किए, इंफॉर्मेशन में मिसलीड करने की कोशिश की, तो ऐसे में भी माल प्रैक्टिसेस मानी जाती है। ओवरऑल माल प्रैक्टिसेस कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो फ्रॉड की कैटेगरी में आती है। ठीक है। इस तो अभी हमने पढ़ा कि कौन कौन सी स्टॉक एक्सचेंज किस तरह की बेईमानी करती है। तो हमने पढ़ा कि एक तो मर्चेंट बैंकर्स से बेईमानी करवाते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट के मामले में बेईमानी करते हैं, कई बार प्राइस रिगिंग कर देते हैं, मतलब प्राइस को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, और प्रीमियम लेते समय ज्यादा ले लेते हैं जबकि ऑफिशियली इतना नहीं दिखाया गया होता है कागजों में, और जो कंपनीज एक्ट में लिखा गया उसको फॉलो ना करना। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे मान लो कंपनी को शेयर्स इशू करने हैं, तो इसकी इंफॉर्मेशन सेबी को देना पड़ता है कि हमने इतने शेयर्स मंगाए और हमने इतने लोगों से एक सब्सक्राइब किए हैं, इशू किया है मतलब, और इतने लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया। मान लो इसकी इंफॉर्मेशन ढंग से ना दें सेबी को, तो ये नॉन एडहेरेंस ऑफ कंपनीज एक्ट माना जाएगा, यानी कंपनी एक्ट को आप फॉलो नहीं कर रहे हो और रूल्स रेगुलेशंस को वायलेट करना, ये सब इसी में आते हैं। अब देखो पर्पस क्या था, रोल सेबी का पर्पस ये है कि सेबी को गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूट ही इसीलिए किया कि एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। अब आपने देखा पीछे इतनी सारी बेईमानी हो रही है, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि जो इन्वेस्टर है उसको कंफ्यूजन ना हो। इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि यार मैं पैसे लगा रहा हूँ तो मेरा पैसा सेफ रहेगा। और ये कैसे उसके अंदर ये फीलिंग आएगी,
उसके अंदर ये फीलिंग तभी आ सकती है जब कोई बहुत रेगुलेटरी बॉडी हो जो उसको कंट्रोल करती हो। इसी वजह से सेबी जो है बहुत ही पावरफुल बॉडी है जो आसपास अपने एनवायरनमेंट को देखती है कि कुछ फ्रॉड व्रॉड होता है तो ये तुरंत नोटिस में लाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही देखो इसमें क्या क्या है, इसके पर्पस क्या है, रोल क्या है सेबी का। तो सेबी वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ थ्री ग्रुप्स। तीन ग्रुप को फुलफिल करने के लिए बनाई गई। पहला इशूअर्स। देखो सेबी का सबसे पहला काम क्या है कि जो पैसा रेज करते हैं, जैसे कंपनी क्या करती है, बेसिकली कंपनी पैसा रेज करती है, इशू करती है। तो सेबी एंश्योर्स अ मार्केट प्लेस वेयर द कंपनीज कैन कॉन्फिडेंटली रेज फाइनेंस इन इजी, फेयर एंड एफिशिएंट मैनर। अगर किसी कंपनी को पैसा रेज करना है तो सेबी उसको एक अच्छा मार्केट प्लेस देती है जहां कॉन्फिडेंट तरीके से वो पैसे को रेज कर सके। ठीक है, और इसके लिए क्या करेगी, सेबी पूरा वॉच रखती है कि क्या सब गाइडलाइंस को फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इससे कंपनी को भी कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई मैं इस पर्टिकुलर रूल को फॉलो करके मैं पैसे मंगा रहा हूँ, तो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भरने के लिए मैं तैयार हूँ। और जनरल पब्लिक भी आराम से पैसा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा जहां से पैसा आ सकता है। तो ये पहला इसका काम यही है कि इशूअर्स पे ध्यान देती है। इशूअर्स कौन होते हैं, वो कंपनियां जो पैसा रेज करना चाहती है, तो उनको एक अच्छा मार्केट प्लेस देने की कोशिश की जाती है। क्योंकि अगर बेईमानी होगी, मान लो स्टॉक एक्सचेंज में बेईमानी होगी, तो ऐसे में कंपनी को भी डर रहेगा कि यार पैसा मैं रेज कर रहा हूँ, कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं भी फंस जाऊंगा। तो इसीलिए सेबी उनको भी इंश्योर करती है कि आप बेफिक्र रहो, हमारी मार्केट एकदम सेफ है, और आप कोई भी पैसा लगाना चाहते हो हमारी मार्केट में पैसा आप लगा सकते हो। और जितने भी दूसरी कंपनियां जो लिस्टेड हैं वो भी फ्रॉड नहीं है, सबके ऊपर हमारी नजर है। ये बात क्लियर हो गई साक्षी? हाँ जी सर। ठीक है, तो पहला सेबी का काम क्या है, इशूअर्स के ऊपर ध्यान रखना। दूसरा है इन्वेस्टर्स का ध्यान। इसका दूसरा काम होता है कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके राइट्स को, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। अच्छा, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देके उनको बहुत सही तरीके से एकदम रिलायबल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। कहाँ से दी जाएगी इन्फॉर्मेशन, आप सेबी की साइट पे जाके चेक कर सकते हो। बहुत सारी आपको सेबी की अगर आप साइट पे जाओगे ना, तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, बहुत सारी कंपनियों के, जो इनको लगता है कि ये कंपनी कुछ गड़बड़ कर रही है उसके बारे में ये अपने आर्टिकल्स वहां पे लिख के रखते हैं। इनका अपना खुद का वेब पेज है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। और इसके अलावा न्यूज़पेपर्स में भी ये लोग आर्टिकल्स वगैरह लिख पाते हैं और इन्वेस्टर्स को जानकारी देते हैं। इनका एक अलग से प्लेटफॉर्म होता है, अगर आप बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो कंपनियों से रिलेटेड है। तो ये लोग पहले से ही लोगों को अलर्ट कर देते हैं कि ये कंपनी हो सकता है कि आप इसमें पैसा ज्यादा लगाओगे तो डूब सकते हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो जो इनकी नोटिस में आएगा, वो नोटिस एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देंगे। और ना एज अ इन्वेस्टर हमें भी इनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, दूसरों के ऊपर कही सुनी बातों पे हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप सेबी की साइट पे जाएंगे तो आपको अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी 12:06 हो रहा है ना, तो आप देखोगे सेबी की साइट पे बिल्कुल अपडेटेड आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन सब कुछ। अगर मैं अब सेबी की साइट पे जाऊं तो आप देखेंगे ये लोग एकदम अपडेटेड इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। ठीक है, मैं सेबी गवर्नमेंट डॉट इन पे जा रहा हूँ, तो यहाँ आप देखेंगे इनके देखो बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, ये देख रहे हो। ये देखिए यहाँ पे आज 14 तारीख है, तो आज देखो ऑक्शन की नोटिस आई हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखो पब्लिक नोटिस ऑफ ई ऑक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटिंग टू मिसेस रवि किरण रियलिटी इंडिया लिमिटेड। तो इसका आज ऑक्शन होना है, तो ये इससे रिलेटेड आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। और रिकवरी प्रोसीडिंग्स आ रही है, देखो यहाँ पे कि रिलीज ऑर्डर है, यहाँ पे रिकवरी, किसी को पैसे नहीं मिले होंगे तो उसकी रिकवरी का आ रहा है। और फिर इसी तरह से ऑर्डर्स दिए गए हैं, एडजुडिकेशन ऑर्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ श्री अंकित कटियार हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इन मैटर ऑफ डीलिंग्स इन लिक्विड स्टॉक ऑप्शंस ऑफ बीएसई। तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये लोग अपने इस पेज पे एकदम अपडेटेड फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, वीडियोस देना, स्टैटिस्टिक्स देखो दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको हर सारी चीज आपको एकदम अप टू डेट मिलती रहेगी यहाँ सेबी की साइट पे। ठीक है, इसका एक अलग से पेज होता है, अगर मैं देखूं ढूंढूं तो वहां पे आप देखोगे ना बहुत सारे ये लोग शेयर्स को भी अपडेट करते रहते हैं, क्या रेट चल रहा है, क्या प्राइस चल रही है। आपको एकदम अपडेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहेंगी सेबी की साइट पे। देखो पब्लिक इश्यूज का मैं एक बार ट्राई करता हूँ, कौन कौन सी पब्लिक इश्यूज हैं इस समय। ये देखो ये सब डॉक्यूमेंट हैं, देखो सेबी के ये डॉक्यूमेंट्स हैं।
सेबी की तरफ से रेड हेयरिंग डॉक्यूमेंट्स, ये अलग अलग तरह के ना हम लोग, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कई तरह के प्रोस्पेक्टस भी जारी जारी करती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, इसके रिसर्च मिल जाएंगी। आप देखो यहाँ रिसर्च में जाके इसके वर्किंग पेपर्स देख सकते हैं जिसपे ये काम कर रही है। तो बहुत सारी चीजों पे ये काम कर रही है देखो। तो यहाँ से आप इसके सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हो कि ये अपने क्या क्या काम कर रही है। वर्किंग पेपर, ये सारा चीज अपने डिटेल्स रखते हैं। आप इनकी साइट पे जाइए और जाके आप पढ़ेंगे तो आपको न्यूज़पेपर की तरह सारा का सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। और जो लोग इसमें डील करते हैं, ये इन लोगों को काफी पता होता है, तो ये लोग इसको सिंपल एकदम इजीली इसको यूज करते रहते हैं। अब ये देखो ट्रेंड, ये आप देखेंगे इसमें ये लोग मार्केट फॉर कॉर्पोरेट कंट्रोल एंड टेक ओवर रेगुलेशंस। तो ये टेक ओवर क्या होता है पता है आपको? जब कंपनी एक दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है तो उसके लिए भी रूल्स होते हैं। तो ये सारे रूल्स आपको यहाँ पे, इस पे रिसर्च चल रहा है तो ये लोग इसके ऊपर फाइंडिंग्स जो आती हैं वो डिटेल में लिखते रहते हैं। तो इससे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सेबी से। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है ना? ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। इसकी एक एक्चुअली एक वेबसाइट है इसकी, वहां से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपडेटेड फॉर्म में मिलती रहती है, वो चेक करना पड़ेगा, दिमाग से उतर रहा है। तीसरा है इंटरमीडियरीज। एक तो इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? ऑफर्स अ कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट बाय इक्विपिंग इंटरमीडियरी टू रेंडर बेटर सर्विसेज टू द इन्वेस्टर्स एंड इशूअर्स। ये देखो इंटरमीडियरी हैं, जैसे ये मदद करते हैं ट्रांजैक्शंस को कैरी ऑन करने में। मैं इसी की बात कर रहा था, जैसे एसबीआई कैपिटल मार्केट है, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल है। बहुत आप, अगर आप डीमैट अकाउंट स्टार्ट करोगे तो सबसे ज्यादा आप देखो एंजल ब्रोकिंग। तो एंजल ब्रोकिंग क्या काम करता है? एंजल ब्रोकिंग भी आपको शेयर्स खरीदने बेचने में मदद करवाता है। तो एंजल ब्रोकर्स, ये सब ब्रोकर्स हैं, ठीक है, ये एक तरह से इंटरमीडियरी का काम करते हैं। आप इनकी मदद से शेयर्स को खरीद बेच सकते हो। एम आई क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे इंटरमीडियरी हैं। तो सेबी क्या करती है, इनको भी काफी इंफॉर्मेशन देती रहती है और इनकी मदद से ट्रांजैक्शंस को करवाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? तो अगर आपके पेरेंट्स शेयर मार्केट में डील करते हैं या शेयर्स खरीदते बेचते हैं या कभी इन्वेस्ट किया होगा, तो इनमें से कोई ना कोई बहुत ही पॉपुलर है, इनमें से जरूर उन्होंने कोई ना कोई उनका ब्रोकर होगा, इंटरमीडियरी होगा, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ठीक है, तो इन लोगों का काम ही यही है, पैसे लगवाना, और बैंक से ये लोग कनेक्टेड होते हैं और ये लोग सारे सिक्योरिटीज की देख रेख करते हैं। फिर आता है ऑब्जेक्टिव। सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, इसके ना आप देखेंगे तीन तरह के ऑब्जेक्ट, ये एक एक करके मैं पहले बता रहा हूँ। रेगुलेटरी फंक्शन है इसका पहला। रेगुलेटरी फंक्शन में क्या करते हैं कि ये रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट एंड एंश्योर फेयर प्रैक्टिस। ये देख रेख करते हैं कि काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर रही है कि नहीं कर रही है। फिर दूसरा काम करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। ये प्रोटेक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स के राइट्स को, कैसे अट्रैक्ट करके, मतलब जो सेविंग होता है उनको प्रॉपर तरीके से फ्लो कराने में मदद करते हैं। मतलब अगर मान लो आप कल को सेविंग करते हो, कहीं जॉब लगती है आपकी, आगे चल के करोगे ही करोगे, तो आपकी जो भी सेविंग है वो प्रॉपर तरीके से उसको इन्वेस्ट किया जाए, उससे ये लोग ध्यान रखते हैं। मतलब ये लोग लोगों को गाइड करते हैं कि एक ही जगह आप पैसे मत लगाओ, हर एक कंपनी में थोड़ा थोड़ा पैसे लगाओ। आपने देखा होगा टीवी में कई बार आता है कि इन्वेस्टर्स को ना ये लोग बताते रहते हैं कि आप एक ही जगह मत लगाओ, क्योंकि वो कंपनी हो सकता है डूब जाए। तो ऐसे में आप तीन चार कंपनी में, जितना ज्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज्यादा सेफ फील करोगे। कल को अगर मान लो एक कंपनी डूब जाती है तो उसमें आप वो शॉक नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आपने दूसरी जगह कर रखा है, तो वहां से आपको कहीं ना कहीं से प्रॉफिट क्लेम कर लोगे और बच जाओगे। अगर कोई, कई लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टर नए नए जो होते हैं, उनको नहीं पता होता है, तो वो एक ही जगह सारा पैसा फंसा देते हैं और फिर उनको हेवी डैमेज होता है। तो प्रोटेक्शन है। फिर है प्रिवेंटेशन ऑफ माल प्रैक्टिसेस। ये ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस को रोकने का काम करती है सेबी। और फिर है डेवलप ऑफ अ कंडक्ट। ये क्या करते हैं कि जो ब्रोकर्स हैं उनके लिए रूल्स बनाए जाते हैं, कि जैसे अब मैं सिंपल भाषा में बोलूं, तो जो ब्रोकर्स होते हैं ना, वो कभी भी अपने शेयर खरीद बेच नहीं सकते अपने नाम से। जैसे सपोज करो आप सेबी का एक ब्रोकर बनते हो कल को,
तो ब्रोकर्स बनने के लिए भी काफी एफिशिएंसी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो अगर कल को कोई किसी को ब्रोकर कंपनी बना देती है, तो ब्रोकर को बनाने के लिए उसको लाइसेंस दिया जाता है, और उसको जब लाइसेंस मिलता है तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में अपने नाम से वो शेयर खरीदना शुरू कर दिए, फिर तो उसके अंदर बेईमानी आ सकती है। तो इसीलिए रूल्स बना रखा है सेबी ने कि अगर कोई ब्रोकर है तो वो अलग से अपने नाम से शेयर ना खरीदेगा ना बेचेगा, ठीक है। और इनफैक्ट वो अपने जो उसके रिश्तेदार होते हैं उनसे भी शेयर्स नहीं ले सकता, उनके नाम से भी नहीं ले सकता। तो इस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है, जिससे कि कॉम्पिटिटिव एज फील करें लोग, प्रोफेशनल तरीके से इसको बनाया गया है। तो ये थे हमारे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। रेगुलेटरी फंक्शन क्या है, कैसे कामकाज हो रहा है वो देखना। प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, उनकी सेविंग को देखना कि ढंग से लगा रहे हैं कि नहीं, और छोटे मोटे जो बेईमानी होती है वो सब बेईमानी को रोकना। और डेवलप कोड ऑफ कंडक्ट, सभी का काम होता है कोड ऑफ कंडक्ट, काम कैसे चलेगा, किस प्रक्रिया से चलेगा। अगर कोई एजेंट है तो उसका एजेंट, तो क्या वो दूसरा अपने लिए एक हेल्प के लिए एक दूसरा एजेंट रख सकता है कि नहीं रख सकता, अगर रखेगा तो अपने नाम से शेयर खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता, ये सारे कंडीशंस उसको फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes. ठीक है, अब एक आखिरी टॉपिक है इसमें, फंक्शंस ऑफ सेबी। देखो अगर हम सेबी के फंक्शंस देखें ना, तो इसके 3 फंक्शन है, एक रेगुलेटरी फंक्शन, एक डेवलपमेंट फंक्शन और एक प्रोटेक्टिव फंक्शन। अगर मैं बात करूं रेगुलेटरी फंक्शन की, तो रेगुलेटरी फंक्शन में सबसे पहला काम क्या करती है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स इन द मार्केट। सेबी क्या करती है कि ब्रोकरों का रजिस्ट्रेशन करती है, और उनके जो सब ब्रोकर होते हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन करती है, जिससे कि कल को वो भगोड़े ना हो, भाग ना जाए। क्योंकि क्या है, ब्रोकर्स इतने सारे लोगों का पैसा लगवाता है, कल को अगर वही भाग गया तो क्या करेगी सेबी। तो इसीलिए सेबी उनके नाम पे रजिस्ट्रेशन करती है, उनके डिटेल्स, एड्रेस वगैरह सब कुछ मेंटेन करके रखती है। फिर दूसरा आप देखोगे रजिस्ट्रेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स। जो भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं और म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उन सब का रजिस्ट्रेशन सेबी करवाती है और अपने पास करके रखती है। फिर इसी तरह से ये रेगुलेट करते हैं फंक्शनिंग ऑफ शेयर ब्रोकर्स एंड अंडर राइटर। अंडर राइटर कौन होते हैं, कोई बताएगा मुझे? हु आर अंडर राइटर्स? 11th आपने अकाउंट्स में ही पढ़ा हुआ है बेटा, थोड़ा सा अंडर सर राइटर वो है आया ना, हुआ है। हाँ बोलो। राइटिंग कमीशन जो देते हैं। नहीं वो तो हम हाँ समझ गए, लेकिन अंडर राइटर कौन होता है, खाली सर ये मतलब बताओ। जो बोलते हैं कि हम शेयर्स को बिकवा देंगे, सोल्ड करवा देंगे, और अगर नहीं करवा पाते तो उन्हें खुद खरीदने पड़ते हैं। बिल्कुल सही, अब ये इसे बोलते हैं, ऐसे बताओ। अंडर राइटर वो बैंक होते हैं, जनरली आप देखोगे बैंक होते हैं। तो अंडर राइटर वो होता है जो गारंटी लेता है कि अगर आपके शेयर्स के पैसे नहीं आए पूरे 90% से ज्यादा, तो हम जिम्मेवारी लेते हैं, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, बदले में वो लोग कमीशन लेते हैं। क्योंकि रूल है, सेबी का रूल है कि कोई भी कंपनी अगर शेयर इशू करती है तो कम से कम 90% हिस्सा मिलना चाहिए। मान लो अगर 70% मिलता है, तो अंडर राइटर उसकी गारंटी लेगा कि मैं बाकी के 20% या जो भी कम पड़ जाएगा मैं दूंगा अपने जेब से। ठीक है, तो इसी को अंडर राइटर बोलते हैं। तो सेबी क्या करती है, रेगुलेट करती है, इनको प्रॉपर फंक्शनिंग कराती है, देखती है कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, और सब कुछ प्रॉपर वे में होता है। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लो किसी कंपनी ने अंडर राइटर कर लिया है और शेयर इशू कर लिए। अब अंडर राइटर के भरोसे है कंपनी, कंपनी ने इशू करना था 1000 करोड़, लेकिन कंपनी के पास सिर्फ 800 करोड़ आए, तो 200 कम से कम 100 करोड़ कम पड़ गए। तो 100 करोड़ कौन देगा, अंडर राइटर देगा। लेकिन अगर मान लो कल को अंडर राइटर बोलता है नहीं नहीं इतना तो हम सोच ही नहीं रहे थे, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, हम नहीं दे सकते, या हम कमीशन ज्यादा लेंगे, तो ऐसे में फिर, या फिर अंडर राइटर अरेंज नहीं करा पाया किसी वजह से, तो सेबी उस पर ध्यान रखेगी, सेबी उसको बुला के फटकारेगी कि ये तुमने क्या किया, तुम तो अंडर राइटर हो, तुम्हारी जिम्मेवारी है पैसे अरेंज करना। अगर कंपनी ने 800 करोड़ रेज कर लिए और आपको 200 करोड़ या से 100 करोड़ अरेंज करना है, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अरेंज इट, देन यू डू नॉट हैव द राइट टू बी अंडर राइटर। तो हो सकता है कि सेबी उसके ऊपर स्ट्राइक लगा दे और उसको बंद कराने पड़े, हटना पड़े उसको। तो ये सारी जिम्मेवारी सेबी का काम है, तो रेगुलेट करती है, उसके कामकाज को देखती है। सेबी उसको वार्निंग देती रहती है कि भाई देखो पैसे नहीं आया, आप इंश्योर करो कि सारा पैसा आप कंपनी को प्रोवाइड करा दोगे। तो सेबी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सब चीजों में। और एक जैसे अभी आपको मैंने दिखाया था ना सेबी का टेक ओवर बिड्स, अभी आपको मैंने दिखाया था ना थोड़ी देर पहले, देखो रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय द कंपनी। जब कोई कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करती है, तो उसको कैसे करेगी, क्या तरीका होगा, क्योंकि एक कंपनी जब दूसरे कंपनी को लेती है तो उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है। आप ये मत सोचना है कि
जैसे हम लोग करते हैं सीधा एसेट को टेक ओवर कर लेंगे, नहीं, उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, क्या पता वो बाहर की कंपनी हो जिसको टेक ओवर कर रहे हैं, तो वहाँ के रूल्स क्या है, इंडिया के रूल्स क्या है, वो सारे रूल्स के ऊपर बहुत ध्यान रखा जाएगा, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए, ठीक है, जैसे टैक्स को लेके और उसके क्रेडिटर्स को लेके सब कुछ डिस्कस होना चाहिए प्रॉपर वे में। तो आपको मैंने जो दिखाया था ना सेबी वाला, आपने देखा होगा, वहाँ पे टेक ओवर बिड्स का नोटिस आया हुआ था। तो इस तरह से ये लोग नोटिस वगैरह देते हैं और ऑक्शन करवाते हैं, तो ये सारा काम सेबी का है। बड़ा मतलब बहुत सारा काम होता है सेबी के अंदर। अगर आप इसका एम्प्लॉय बनोगे तो आप काफी मतलब अच्छा मतलब एक मौका मिलता है कंट्री के लिए करने के लिए। आपको बहुत बिजी वर्क रहता है यहाँ। मैं आपको बताऊं, सेबी के अंदर जैसे कोई फ्रॉड होते हैं ना बड़े बड़े, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन का भी काम होता है। सेबी के अंदर हर तरह के लोग होते हैं और इनके एम्प्लॉयज को काफी एक सेफ जोन में रखा जाता है। बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं सेबी के एम्प्लॉयज को। आप देखोगे इनके जो बिल्डिंग्स है ना, बड़े बड़े लोगों के साथ, जो बड़े टाइकून्स हैं उनके साथ सेबी के एम्प्लॉयज की बिल्डिंग दी गई है। तो रह आपको बेशक थोड़ा सैलरी कम मिलेगी, लेकिन सुविधाएं एक वन मतलब टॉप क्लास की मिलेंगी। तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू बिकम अ एम्प्लॉय ऑफ सेबी। तो सेबी में आप जा सकते हो, ठीक है। और ये देखो सेबी क्या करती है रेगुलेटरी फंक्शन में, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स, जो मैं आपको बता रहा था, ऑडिट का भी काम करते हैं, छानबीन करते हैं। कोई कंपनी ने फ्रॉड किया है तो उसके पूरा ऑडिट बिठाते हैं, उसकी इंक्वायरी करते हैं, देखते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे ये किया, और अगर कोई फ्रॉड नोटिस में आता है तो ये बात वो बताते हैं। और एक और है लिविंग फी एंड अदर चार्जेस है स्पेसिफाइड बाय द एक्ट, जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, उसके अंदर चार्जेस के बारे में बताया गया है कि जितनी भी कंपनियां हैं वो उनको सेबी को चार्ज देना पड़ता है, क्योंकि सेबी इतना फ्री फंड में थोड़ी ना काम करेगी। तो ये सारा पैसा कंपनियों की तरफ से ही आता है जो लिस्टेड होती है। तो वो लोग क्योंकि ये डे टू डे फंक्शनिंग करते हैं, तो ये लोग अपने चार्जेस भी लेते हैं। तो ये सारे काम ये करते हैं। तो आज हमने सिर्फ रेगुलेटरी फंक्शन पढ़ा सेबी का। अगली क्लास में हम इसका डेवलपमेंट फंक्शन पढ़ेंगे और फिर प्रोटेक्टिव फंक्शन पढ़ेंगे कि कैसे ये लोग प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेगुलेटरी फंक्शन थोड़ा और अपनी तरफ से भी आप पढ़िए, और अगली क्लास में हम इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे रेगुलेटरी फंक्शन को, ठीक है स्टूडेंट्स।